तो इसमें संख्या पद्धति चल रही थी और संख्या पद्धति में काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। परिमेय और अपरिमेय संख्या, क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? परिमेय, अगर ना समझ में आया तो एक बार और इसको देख लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है वो इसमें कहते हैं कि वह संख्या जो जो P बटा Q, P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, ठीक है। वह संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P तथा Q, जो P और Q हैं, P तथा Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ही आपके क्या होने चाहिए? P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, और जो आपका Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। P आपका 0 हो सकता है, लेकिन जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब देखो, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि कोई भी वह संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके। ये जो आपका P बटे Q है, P बटे Q, ये क्या है? ये एक भिन्न ही तो है। ये आपका क्या है? भिन्न ही तो है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या होती है, और अगर उसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। अच्छा, आप थोड़ा सा देख लो कि ये भिन्न क्या होती हैं। तो जो भिन्न होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। जो भिन्न होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक को आप साधारण भिन्न कहते हो, एक को कहते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, इसमें क्या होता है? जैसे आपका 1/2, 3/4, है ना, या 6/7, इस तरीके की भिन्न होती हैं, जिसमें आपका जो अंश होता है, अंश हमेशा छोटा होता है। इसमें क्या होता है? जो अंश होता है वो हमेशा छोटा होता है, और जो हर होता है वो आपका बड़ा होता है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? जब हम कोई भिन्न लिखते हैं तो जो ऊपर संख्या लिखी होती है इसको हम कहते हैं अंश। इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। जो नीचे संख्या लिखी होती है इसको हम कहते हैं हर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका हर है वो हर आपका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। तो ये जो आपका अंश होता है वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, और जो हर होता है वो बड़ा होता है। तो वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगी, इसी तरीके से इनको लिख पाएंगे। दूसरी तरफ आपका होता है जिसको हम आप कहते हैं मिश्र भिन्न। दूसरी तरफ क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये जो मिश्र भिन्न होती हैं इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका जो हर होगा वो, जो अंश होगा वो बड़ा होगा, और जो हर होगा वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा।
तो इनको सही बटे में लिख सकते हैं, मतलब सही बटे में लिखी जाती हैं। जैसे कदे 1 सही 1/2 या 3 सही 4/5, है ना, इस तरीके से, या या 2 सही 3/5, इस तरीके से। तो जो सही बटे में लिखी होती हैं, जो सही बटे में लिखी होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये जो मिश्र भिन्न होता है, मिश्र भिन्न को भी हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं? तो आप जानते हैं कि 2 की गुणा 1 से करोगे, ये 1 इसमें जोड़ दोगे, तो 2 एकन्नम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2। ऐसे ही ये 5 तियां 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। तो ये हो जाएगा 19/5। ऐसे ही 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये 13/5 हो जाता है। ये आपका हो जाता है 13/5 हो जाता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे ऊपर जो होता है वो अंश होता है। तो अंश देख रहे हो कि अंश आपकी बड़ा है और जो हर है वो क्या है? छोटा है। जैसे 3 आपका बड़ा है, 2 आपका छोटा है। तो ऐसी भिन्नों में क्या होता है? अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। तो ये 2 प्रकार की भिन्न होती हैं। तो इतना समझ में आ गया? जी सर। बताओ भाई। हाँ, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, चाहे वो आपकी साधारण भिन्न हो और चाहे वो आपका मिश्र भिन्न हो, क्योंकि मिश्र भिन्न को भी हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे परिमेय संख्या। इनको क्या कह देंगे? परिमेय संख्या कह देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ, तो अब देखो, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया सर जी। हाँ, तो अब देखो, तो हमने कहा कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, ये इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये भिन्न है। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या है कि जो आपका Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो जो आपकी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं ये? तो प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है ना? तो ये सभी आपकी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो क्या ये प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? ये बताओ। प्राकृतिक संख्याएं एक मिनट। परिमेय होंगी या नहीं होंगी? सर होंगी। हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पर ये देखो कि क्या इनको इस रूप में लिखा जा सकता है? इन संख्याओं को तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 1 लिखा है, अगर कुछ नहीं है तो बटे में आप क्या कर दो? 1 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। ऐसे इसको आप कहो तो 2/1 लिख सकते हो, इसको 3/1 लिख सकते हो, इसको 4/1 लिख सकते हो और इसको 5/1 लिख सकते हो। तो जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सभी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। बस बटे में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें 0 नहीं है, सबके बटे में 1 है। तो ये सभी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अब देखो, अगर हम अगर सर कहें जीरो होता पूर्ण, तो सर हाँ, बटे में अगर 0 होता तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, उसका भी
कॉन्सेप्ट है उसका भी कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, तो प्राकृतिक संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी आपकी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कहें पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप जानते हो कि यही जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसी में एक और अंक या एक और संख्या ऐड कर ली जाती है, जीरो ऐड कर ली जाती है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 है ना, तो ये सब। तो अब ये बताओ क्या ये पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी या नहीं होंगी? ये परिमेय संख्याएं होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 0/1, ठीक है। यहाँ 1/1, यहाँ 2/1, 3/1, 4/1, तो ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं। तो ये भी किसके रूप में लिखी गई, आपका P/Q के रूप में लिखी गई। अब अगर हम बात करें 0/1 की, है ना, तो 0 में इसने जो कंडीशन रखी है वो ये रखा कि Q 0 नहीं होना चाहिए। P आपका 0 हो सकता है, P जो है वो आपका 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें यही चीज है, अगर इस भिन्न की हम बात करें तो इसमें जो P है वो आपका क्या है, 0, और जो Q है वो क्या है, 1 है। मतलब आपका जो Q है वो 0 नहीं है, ठीक है। 0 क्या है, P है, तो Q आपका 0 नहीं है। तो ये भी आपकी क्या है भाई, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। मतलब जो आपका 0 होता है वो भी आपका परिमेय संख्या होता है, 0 भी आपका परिमेय संख्या होता है। बताओ इतनी सर बात क्यू समझ को में आ हर गई? कह सकते हैं, पी को अंश कहते हैं। क्या कह रहे हो? सर पी को अंश कहते हैं और क्यू को हर कहते हैं। हाँ हाँ, ये यही तो अभी बताया तो था, ये जो ऊपर वाला है इसी को आप क्या कह देते हो, अंश कह देते हो, ये अंश होता है। और ये जो नीचे होता है, जो नीचे लिखा होता है, ये आपका क्या होता है, हर होता है, ठीक। तो ये पूर्ण संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, नोट कर लो फिर और आगे बढ़ें। तो पूर्ण संख्याएं भी यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट हो सर गया? लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती सर, मतलब गांधी जी की दोनों एक ही दिन होता है सर। हाँ, दिन एक ही है लेकिन वर्ष अलग अलग है, दिन एक ही है, वर्ष अलग अलग है, ठीक है। हाँ, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था, उनका भी 2 अक्टूबर, और सन आपका क्या है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वर्ष अलग अलग हैं, गांधी जी के बाद में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी से याद आया कि एक और हमने 1984 आपको बताया था, और उसमें हमने आपको बताया था 1984 में 3 घटनाएं हमने बताई थी। तो ऐसे ही एक और वर्ष है 1893, 1893, इसमें 2 घटनाएं होती हैं, ठीक है। एक तो आपकी स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है कि शिकागो धर्म सभा सम्मेलन जो हुआ था, शिकागो शिकागो धर्म सभा सम्मेलन, धर्म सभा सम्मेलन, ठीक है।
ये आपका 1893 में हुआ था, धर्मसभा सम्मेलन ये 1893 में हुआ था। और गांधी जी इसी में कहाँ गए थे? 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका गए थे। ठीक है, गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका। अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ तो अफ्रीका लाल गए बहादुर थे शास्त्री का था 1904 में। 1904। हाँ, 2 अक्टूबर 1904। हाँ, तो इनका भी वही है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्म है वो भी 2 अक्टूबर को है, इसीलिए दोनों लोगों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है, 2 अक्टूबर 1904। जी सर। और इनका था 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, ये गांधी जी का जन्म था। ठीक है, तो गांधी जी अफ्रीका गए थे। ठीक है, वापस कब आए थे गांधी जी? तो वापस आप आए थे 9 जनवरी 9 जनवरी 1900 1915। ठीक है, ये एक व्यापारी था, उसी व्यापारी का केस लड़ने अफ्रीका गए थे। तो इनकी वापसी हुई थी कब? 9 जनवरी 1915। ठीक है, तो इसी दिन 9 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, एक और घटना है गांधी जी से जो अक्सर अब एग्जाम में पूछी जाने लगी है कि क्या इसके बीच गांधी जी यहाँ आए ही नहीं थे? तो इसके बीच भी गांधी जी यहाँ आए थे, लेकिन ये मतलब वहीं के जाकर के निवासी हो गए थे अफ्रीका के। और फिर उन्होंने पूर्णतया अफ्रीका को छोड़ के कब भारत आए? तो 9 जनवरी 1915 में आए। ठीक है, तो इसके बीच में एक और घटना है 1901 की। 1901 की ये घटना है 1901। तो ये जब गांधी जी 1901 में आए थे, तो इस समय जो आपका कांग्रेस का जो सम्मेलन चल रहा था, है ना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ, आईएनसी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो इसके जो वार्षिक सम्मेलन हुआ करते थे, ठीक है, जो सभाएं हुआ करती थी, तो उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब हिस्सा लिया था। ठीक, तो यहीं से आयोग क्वेश्चन ये उठाता है कि पहली बार गांधी जी मतलब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए? तो कब शामिल हुए? 1901 में शामिल हुए। तो वही अक्सर ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, उसमें ऑप्शन ये 1915 के बाद वाले भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि 1915 के बाद गांधी जी आए थे तो तभी उन्होंने सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन 1901 में भी पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन आता है। बाकी आप जानते हो कि 1924 ये जो बेलगाम का अधिवेशन था, बेलगांव, ये जो बेलगांव का अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन आईएनसी का, इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके गांधी जी थे। ठीक है? तो अध्यक्षता अगर पूछ ले किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, तो चलो, ये तो हमारा टॉपिक है नहीं, हम तो मैथ कर रहे थे, उसको देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होते हैं? तो आप जानते हो कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे +1, +2, +3, है ना, +4। तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। इससे पहले एक जीरो होता है और इसके इधर -1, ठीक है, -2, -3, -4, है ना, और ऐसे और इधर होंगे। तो इनको आप क्या कहते हो? इनको आप कहते हो ऋणात्मक पूर्णांक।
ये इधर के आपके क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं। और जीरो के इधर के इनको धन पूर्णांक कहते हैं, ये आपके धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो ये सभी भी आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं नहीं होती हैं भाई, ये सभी भी आपके क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगे। परमेय जैसे संख्या इसको है। हम हाँ, -4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, -4/1 लिख सकते हैं। -3 को -3/1 लिख सकते हैं। -1 को -1/1 लिख सकते हैं। ऐसे ये 0/1 अभी बताया ही था, इसको आप +1/2 लिख सकते हो, +2/2 लिख सकते हो, सॉरी 2/1 लिख सकते हो। ऐसे ये +3/1 लिख सकते हो, ऐसे ये +4/1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होते हैं, ये सभी भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये समझ में आ गया? जी सर। एक नोट कर लो फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया सर। तो अब भिन्न की चर्चा कर लें, तो आप जानते हो कि जो भिन्न जो भी होते हैं, भिन्न जो भी होते हैं, चाहे वो आपके साधारण भिन्न हो, चाहे वो साधारण भिन्न हो, चाहे वो आपके मिश्र भिन्न हो, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। तो भिन्न जैसे 2/3 है ना, 4/5, 4/5 या 5/4, ठीक है, या 6/5 है ना। तो इस तरीके से जैसे ये जो आपके दो भिन्न हैं, ये कौन से साधारण वाले हैं, और इनको अगर हम भाग दें तो भाग विधि के द्वारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/5। ठीक है, देखो कैसे लिखा जाता है, ये भी यहीं पे समझ लो। जैसे ये 5 है और ये 4 है, तो 5 को हमको भाग देना होता है 4 से भाग दो तो 4×1=4, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। तो ये जो होता है, ठीक है, ये वाला जो अंक होता है वो सही में लिखा जाता है ना, जो हम सही कहते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ होता है, ऊपर होता है, अंश के रूप में उसको समझ लो लिख लेते हैं। और हर ये जो होता है यही लिखा जाता है, यही आपका हर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 सही, अब ये लिखो 1, ठीक है, और ये बटे में क्या हो जाएगा 4। तो जो आपका 5/4 जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख लेते हैं, 1 सही 1/4 लिख लेते हैं। ऐसे ही जैसे 6/5 आपका लिखा है, 6/5, तो ये आपका 5 से इसको भाग दे दो, 5×1=5, यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, यहाँ से 1 से, तो ये 1 लिखेंगे, ये बटे की लाइन खींचेंगे, उसके बाद ये वाला 1 लिखना है तो ये हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हमको ये वाला 5 लिखना है तो ये हम 5 लिख देंगे। तो ये 1 सही 1/5। तो इसको जो है, जो आपका 6/5 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5 लिख सकते हैं। तो भिन्न कोई भी हो, चाहे ये साधारण, इसको हम भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि भाग देंगे तो किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। तो वो हम चर्चा अभी आगे कर रहे हैं कि दशमलव वाले में क्या होता है, कौन कौन परिमेय दशमलव संख्याएं होती हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं दशमलव में, ठीक। तो चाहे आपका ये वाला भिन्न हो, चाहे आपका ये मिश्र भिन्न हो, ठीक है, ये सभी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। बताओ भाई, समझ में आ गया? जी सर। नोट कर लो इसको।
नोट हो गया सर। ठीक है। देखो, अब बात अगर हम करें दशमलव संख्याओं की, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, ठीक है, इनको डेसिमल्स कहते हैं, डेसिमल्स कहते हैं। तो ये जो दशमलव संख्याएं होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं शांत दशमलव, एक को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। तो दूसरी कौन सी हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी जो अशांत। अशांत हो, हाँ, दूसरी अशांत हो जाएंगी, अशांत दशमलव, दूसरी आपकी हो जाती है अशांत दशमलव, ठीक है। अच्छा, शांत दशमलव क्या होता है, तो शांत दशमलव जैसे हम लिखें 2.5, ठीक है, मतलब इसकी कहानी बस यहीं पे खत्म हो गई। ये 2 से चली थी, दशमलव लगा और 5 लिखा और बस कहानी खत्म, ठीक है। जैसे अगर हम लिख लें 5.134 ऐसे लिख लें, ठीक है, मतलब यहाँ से चला और बस ये 4 अंक पर बात आपकी, दशमलव के बाद 3 अंक पर आपकी बात खत्म हो गई। तो इनको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। हाँ, जैसे 5.6 ऐसा कुछ भी लिखें जिसमें मतलब ये संख्या जो है वो लिमिटेड हो, संख्या आपकी लिमिटेड हो, निश्चित हो, ठीक है। जैसे जैसे इधर अगर हम लिखें, मान लो 7.1533 215 ऐसे लिख लें। तो इसमें भी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई, ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 6 हो गए, और बस यही कहानी आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये भी आपका क्या है, ये भी शांत दशमलव है, ठीक है। तो ये सब आपके कैसे होते हैं, शांत दशमलव होते हैं, ठीक है, जिसमें दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, मतलब एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे, सर हाँ, सर जो ये लिखा है सर 7.153215, तो इसको सर हम हाँ, 7.6 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हो, देखो लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर आप इसको 7.6 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि अगर अंक कोई 5 या 5 से ज्यादा है दशमलव के बाद, तो उनको हटा करके और अगली वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, ये एज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन लेकिन अगर कहें हम कि ये संख्या, ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो संख्या है, तो क्या ये एक ही है, तो ये एक ही नहीं है, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। वो लगभग हम बराबर मान सकते हैं कि हाँ लगभग बराबर है, लेकिन ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है। समझ गए भाई? जी जी। हाँ, क्योंकि ये 7.6 है, ये भी शांत दशमलव है, ठीक है, 7.6 है, और ये आपका इतनी, ये आपका कितना है, 7.153215, है ना। तो शांत दशमलव ये भी, शांत दशमलव ये भी, लेकिन इसमें इसमें क्या है आपका, लगभग बराबर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक ही संख्याएं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये आप थोड़ा सा और समझ लो, जैसे यहाँ पर लिखा है 7.153215, ठीक है। तो इसको हम बराबर 7.6 के नहीं लिख सकते हैं, ये बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन एक चीज और समझो, ये 7.153215, ठीक है, इसको हम लगभग बराबर लिख सकते हैं 7.6 के। ये एग्जैक्ट बराबर का साइन होता है, निशान होता है, ठीक है, जो कि ये नहीं है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, इस ये जो साइन होता है वो लगभग बराबर का होता है, और इनको हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये लगभग बराबर इसके है, ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। ठीक।
तो चाहे आपका ये संख्या हो चाहे ये संख्या हो, ये दोनों ही आपके क्या हैं, शांत दशमलव हैं, क्योंकि दशमलव के बाद इनमें जो अंक हैं वो निश्चित हैं। ठीक है, कि कितने अंक हैं भाई, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये निश्चित है। ठीक है, निश्चित है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो ये शांत दशमलव इनको हम कहेंगे। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं अशांत आवर्ती, एक होते हैं आवर्ती अशांत दशमलव, आवर्ती अशांत अशांत दशमलव। दिख रहा है नहीं, जी सर। सर नीचे वाला नहीं दिख दशमलव। रहा। अच्छा अच्छा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। तो ये जो ऊपर संख्या पद्धति लिख रखे हैं इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, उसको हम नीचे कर देंगे। देखते हैं, दिखने लगा सर। कितने लगा। संख्या पद्धति है, वो लेसन का नाम है, कोई मतलब नहीं इससे। तो ये अशांत, एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव और एक होता है अनावर्ती अशांत अनावर्ती। दशमलव। हाँ, अनावर्ती अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। बताओ भाई, बात समझ में आ गई इतनी। जी सर। अब देखो ये जो शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव जैसे कि आपका क्या था, एक तो यही है आपका, एक तो यही एग्जाम्पल है। तो क्या इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, आपने सीखा होगा एकेडमिक में, है ना, कि क्या करते हैं, इसके नीचे बटे की लाइन खींचो, जो दशमलव है दशमलव के नीचे एक लिखो, और बाकी इधर जितने अंक हैं उतने आपको क्या लगा देने हैं, जीरो लगा देने हैं। ठीक है, क्या लगा देने, जीरो लगा देने, और ये दशमलव आपका हट जाता है। तो ये हो गया 715321321 और बचे में आपका ये एक, और ये सब आपके क्या हो गए, 0 0 0। ठीक है, अब चाहे इसको कट रहा है तो आप काट लो, और नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे रहने दो, लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये आपकी दशमलव संख्या थी, ये आपकी दशमलव संख्या थी, लेकिन इसी दशमलव संख्या को हमने किस में लिख दिया, भिन्न में। और ये भिन्न कौन सी, वही p बटे q वाली, है ना, इसी रूप में तो हमने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपकी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ये कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। बताओ भाई, ये समझ में आ गया। जी सर। हाँ, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब जैसे बात अगर हम करें 2.5 की, 2.5, तो ये 2.5 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 25/10, ऐसा लिख सकते हो। काटना चाहो तो काटो, ना काटना चाहो तो ना काटो, उससे हमें मतलब नहीं है। 25 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। चाहे हम इसकी बात करें और चाहे हम इसकी बात करें, ये दोनों ही तो आपकी p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, है ना। इसका मतलब ये जो आपका 2.5 था, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और अगर वो बटे के रूप में लिखी जा सकती है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। बताओ भाई, समझ में आ गया। जी सर। तो इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़े। तो इसका मतलब ये शांत दशमलव की जितनी भी दशमलव संख्याएं होती हैं, जो शांत दशमलव वाली होती हैं, वो सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है, शांत दशमलव वाले में, जो भी शांत दशमलव वाले होंगे वो सभी परिमेय संख्या। हाँ, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़े।
नोट हो गया सर। अच्छा, आप देखो भाई, अब ये जो आपकी अशांत आवर्ती दशमलव है, मतलब अशांत दशमलव में अशांत दशमलव में दो प्रकार के, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव है। जैसे आवर्ती अशांत का मतलब होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे आप ये कह दो कि अगर हम 10 को 3 से भाग दें, 10 को 3 से भाग दें, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, 3.33333, ये ऐसे बार 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 ये सब चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव का मतलब ये होता है कि जिसके आगे कभी भी अंक खत्म ना हो, जिसके आगे कभी भी अंक समाप्त ना हो। ठीक है, मतलब वो चलता ही चला जाए। तो इस प्रकार के, जैसे ये 3.33 हो गया, ऐसे हम अगर कहते हैं 0.2222, ठीक है, इस तरीके से ये, या हम कह दें कि 0.232323 है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें एक ही अंक बार बार आ रहा है, इनमें एक ही अंक बार बार आ रहा है, लेकिन इसमें दो अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं आपके, जैसे आवृत्ति हो रही है किसकी, 2 3 ठीक है, तो इनकी आवृत्ति हो रही है। समझ रहे हो भाई? ऐसे हो जी सकता सर। है तीन तीन, हाँ, ऐसे हो सकता है तीन तीन संख्याओं की आवृत्ति हो जाए, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3, इस तरीके से आवृत्ति हो जाए। तो यहाँ तीन तीन अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इनको हम कहते हैं आवर्ती अशांत दशमलव। ये क्या हो जाएंगे, आवर्ती अशांत दशमलव हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इनको भिन्न में लिखने का क्या तरीका है, तो इनके लिए भी एक तरीका होता है, इनको भी आप भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, तो देखो जरा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 0.2222, इस तरीके से आगे बहुत सारे हैं। तो ये जो 2 बार बार आ रहा है, तो इसको हम एक ही अंक में लिख देते हैं। हम पॉइंट लगाएंगे, हम लिखेंगे 2, और 2 के ऊपर ऐसे लगा देंगे बार, तो ये हो जाता है। इसका मतलब यही है कि ये जो 2 है वो बार बार आ रहा है। ठीक है, 2 के ऊपर बार लगा है, 2 है, ये बार बार आ रहा है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर यही आपके पास केवल 0.2 होता है, इसके ऊपर अगर बार ना लगा होता, अगर इसके ऊपर बार ना लगा होता, यहाँ पर क्या होता 0.2, तो आप क्या करते, बचे की लाइन खींचते और दशमलव के नीचे एक लिखते, और दशमलव के आगे एक जीरो एक लगा देते संख्या है तो, हाँ, और ये दशमलव हटा देते, मतलब ये क्या हो जाता है, 2/10 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जब बार ना लगा होता है, इसमें बार लगा हुआ है, तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए भी हम ऊपर यही 2 लिखेंगे, और नीचे जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके लिए हम 9 लिखते हैं। 10 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्यों, कहाँ से ये 9 आया, ये हम आगे जब पढ़ेंगे हैं। तो एक वहां माइनस पे करते इसको, हैं। हाँ, वो माइनस करते हैं, वो सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, सॉल्व करने पर 9 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये बार बार कोई आ रहा है तो उसके बचे में क्या करते हैं, 9 करते हैं। ऐसे ही जैसे ये दूसरी संख्या है, जैसे 0.23232323, इस तरीके से अगर कोई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ये दो तीन ये बार बार आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 3, और इनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है, मतलब हम 2 बार 9 9 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, अगर ये 0.1 2 3 इस तरीके से लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 0.1 2 3, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो अगर इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है, तो 1 2 3 लिखकर और 3 अंक के ऊपर बार लगा है, तो ये आपका 9 9 और 9 ये हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब आपने देखा कि इसको भी हम किस में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, मतलब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इस वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सभी जो आपके होते हैं, जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, ये भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। बताओ भाई,
समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया सर जी। ठीक है, अब देखते हैं, देखो, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। तो अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं। वो सर आवर्ती थी ना? हाँ, वो आवर्ती थी। आवर्ती का मतलब यही होता है कि बार बार चीजों का आना, ठीक है। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन होना किसी चीज का, बार बार वही आना, ठीक। लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे अगर हम कहें जैसे 1.562154 हाँ, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएं। वन है ना, वन हो गया, फिर सिक्स हो गया, इस तरीके से वन सिक्स, इस तरीके से अगर हम ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ऐसे ही, मतलब इसमें आप देख रहे हो कि कोई पैटर्न नहीं मिल रहा यहाँ पर, कोई भी पैटर्न। यहाँ फाइव के बाद क्या है, सिक्स, और यहाँ देखो फाइव के बाद क्या आया, फोर आया है। यहाँ टू के बाद आपका कितना है, जैसे वन के बाद क्या है, फाइव है। यहाँ वन के बाद क्या है, सिक्स। मतलब उस तरीके का कोई पैटर्न नहीं मिल पा रहा है कि हम एक ही, जैसे अभी जो लिखा था, हमने लिखा था जैसे पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, इस तरीके से। या मान लो कोई और पैटर्न आ जाए, 2 5 6, है ना, फिर 2 5 6 2 5 6, इस तरीके से। तो इनमें क्या होता था, एक पैटर्न मिल जाता था ये। और जब पैटर्न मिल जाता था तो इनको हम कैसे लिख लेते थे, बार लगा के लिख लेते थे। जैसे .1 2 3 के ऊपर बार लगा दिया, यहाँ पर .2 5 6 के ऊपर बार लगा दिया, है ना। लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं मिलता है, इसीलिए इनको आसान अनावर्ती कहते हैं, मतलब रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। किसी भी पैटर्न का रिपीटेशन नहीं होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। बताओ भाई, समझ में आया ये? जी सर। ठीक। तो इसको भिन्न में लिखने का कोई तरीका नहीं है, इसको भिन्न में लिखने का कोई तरीका नहीं है। जैसे अगर आप इसको लिखना भी चाहो कि बच्चे की लाइन हम खींचे, दशमलव के नीचे हम एक लिखें और बाकी इधर हम क्या लगाएं, जीरो लगाएं, तो जीरो कितने लगाओगे, कितने जीरो लगाओगे भाई? इधर तो कोई संख्या निश्चित नहीं है ना कि ये संख्या कहाँ तक जाती है, तो कितने जीरो लगाओगे, है ना। तो मतलब इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हाँ हो पर में जाएगी। हो जाएगा। हाँ, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया? तो जी ऐसी सर। जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, जो जिनके मतलब दशमलव के बाद जो जिनमें रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है, तो उन्हीं को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। और ये आपकी कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम इनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, ऐसे ही जो पाई है, ठीक है, पाई, तो पाई पाई को किसने डिस्कवर किया? सर अपरिमेय संख्या। हाँ, अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। किसने, आर्यभट्ट ने खोजा था? किसने खोजा था? सर आर्यभट्ट। सर देख जीरो की लेते खोज हैं। कौन सा रहा था? जीरो की खोज पर थोड़ा सा विवाद है, ठीक है। ये भारत में इसकी खोज हुई थी, किसी भारतीय गणितज्ञ ने ही इसको डिस्कवर किया है, लेकिन किसने डिस्कवर किया है ये मतलब जो है क्लियर नहीं है, किसने डिस्कवर किया है।
कई किताबें पढ़ी हैं लेकिन उसमें जो है हमको मिला नहीं कहीं। नेट पर भी सर्च किया था, उसमें भी थोड़ा सा मिला नहीं ये। तो ये जो पाई होता है, ठीक है, इस पाई की वैल्यू जब आप देखोगे तो ये 3.14, ठीक है, ऐसे करके ये बहुत आगे तक होगी पाई की वैल्यू, ठीक है। और इसमें भी 22/7। रिपीटेशन नहीं होगा। हाँ, कितनी? 22/7। अरे नहीं यार, तुम चीजों को समझते नहीं हो। हम गणित को हम जड़ से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और तुम वही जो पुराना पढ़े हो वही सब बताने लगते हो। अभी बताएंगे क्या अंतर है। तो जो पाई है, पाई की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपकी होती है, आ, देख लेना इसकी 1.4, ठीक है। ये देख लेना यहाँ पर। तो ये बहुत सारी मतलब वैल्यू होती हैं, दशमलव के बाद में बहुत सारे अंक होते हैं और उनमें रिपीटेशन नहीं होता है, उनमें रिपीटेशन नहीं होता है। 1.32, जरा फोन हो तो सर्च करके देखो कितना होता है। सर इसमें दिखा रहा है सर 1.23456। चलो देख लेना, हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं वो सीख लो, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बहुत सारे अंक होते हैं, ठीक है, और अंक होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके का जो अशांत आवर्ती दशमलव आपने पढ़ा था वैसा नहीं है। ये कैसा आता है? ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव जैसा होता है, ये रिपीट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे अंक हैं। लेकिन इसी को, वही चीज है कि ये जब पाई हमारे क्वेश्चन के बीच में फंस जाता है, तो अब क्या होता है कि जब भैया ये अशांत अनावर्ती दशमलव होगा तो जो हम वैल्यू हमारी जो निकल करके आएगी वो भी तो अशांत होगी, वो भी आपकी क्या होगी? अशांत होगी। और क्या हो जाएगा उसका सॉल्व करना, सोल्यूशन, ठीक है, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे गणितज्ञों ने क्या किया कि कहीं कहीं इसी पाई की वैल्यू उन्होंने 22/7 रख ली, ठीक है। क्योंकि जब 22/7 से भाग करेंगे तो हमको कुछ इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा, कुछ इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा। लेकिन हमने अभी आपको बताया था, जब आपने कहा था कि 7.6 और वो जो संख्या हमने लिखी थी, तो उसमें जो डिफरेंस होता है, मतलब वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। हाँ, लगभग बराबर आप कह सकते हो, है ना। तो ऐसे ही ये जो पाई/7 है, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग लगभग उसी है सर। पैटर्न पर आ जाता है, लगभग उसी पैटर्न पर आ जाता है। ऐसे ही कहीं कहीं पर इसी पाई की वैल्यू को हमारे गणितज्ञों ने लिख लिया 3.14, लेकिन ये भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये भी बस हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, सॉल्व हमारा जो है आसान हो जाए, क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाए, इसलिए ये वैल्यू रख ली जाती हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने बताया ये पाई क्या होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव है, संख्या है। लेकिन ये कैसा? ये तो आपको शांत दिख रहा है भाई, शांत दिख रहा नहीं, 3.14 बात खत्म हो गई। तो ये कैसा है? शांत है। और शांत दशमलव है तो ये कैसा है? परिमेय संख्या। और ये तो आपको भिन्न ही दिख रही है, 22/7, ये क्या है? भिन्न है। तो ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये पाई जो होता है, ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव, और ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसी में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं।
कि यार पाई पाई कह दिए अपरिमेय संख्या, तो 22/7 और 3.14 ये क्यों नहीं है? तो ये क्या कोई पाई की वैल्यू थोड़े ना है, ये तो हमने अपने सोल्यूशन को सरल करने के लिए, अपने हल मतलब क्वेश्चन को आसानी ढंग से, आसान तरीके से सरल हो जाए, हल हो जाए, इसलिए हम ये लिख लेते हैं। ये कोई पाई की वैल्यू थोड़े ना है। पाई की जो वैल्यू होती है वो इधर आगे हम कल बताएंगे, देखो आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये आपकी पाई जो है अपरिमेय संख्या है, 22/7 और 3.14 ये क्यों परिमेय संख्या है, समझ में आ गया भाई? जी सर। ठीक है। अब एक संख्या और है, एक दो संख्याएं और हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहीं पे देख लो, थोड़ा सा हमने बताया था ना, हमने कहा था कि अगर कहीं पर √3 लिखा है, √2 लिखा है ना, √2 लिखा है, ऐसे ही मान लीजिए कि √5 लिखा है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये क्या होती हैं आपकी? तो ये भी आपकी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ये कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। क्यों अपरिमेय संख्या होंगी, ये हम अब अगली में डिस्कस करेंगे भाई, आज इतना बहुत हो गया। अपरिमेय, ये अपरिमेय अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पाई वाला समझ में आ गया? पाई आपका क्या होता है? वो आपका अनावर्ती अशांत दशमलव है, इसलिए वो कैसा है? वो आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन 22/7 एक भिन्न है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। 3.14 ये आपका एक शांत दशमलव है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक। तो समझ में आई भाई आज की क्लास? जी सर। ठीक, तो ये हम बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। पाई की वैल्यू जी देख सर। करके हमको बताना, ठीक है। पाई की वैल्यू ये आपका ये सर पाई होमवर्क की सर, रहेगा। पाई की सर। हाँ सर पाई, उसमें 3.14 दिखा रहा है। और आगे दिखाएगा, थोड़ा बढ़िया से सर्च करो, हाँ, और दिखाएगा। ठीक ठीक। एक्चुअली ठीक जो ठीक सर। हम लोग रॉकेट प्रक्षेपण वगैरह किया जाता है, उसमें पाई का बहुत महत्व होता है। और पाई की जितनी दशमलव के बाद जितनी अधिक अंक हम उसमें कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो कैलकुलेशन होगा, या मान लो वो रॉकेट है या मिसाइल होगा, ठीक है, उसका जो मतलब टारगेट होगा वो उतना ही सटीक होगा, जितना हम यहाँ से पाई की वैल्यू सटीक उठाएंगे, ठीक है। ठीक ठीक सर। सर हाँ शाम को सर तो हिंदी की होगी क्लास? हाँ हाँ, रहेगी रहेगी, शाम को हिंदी ठीक की ठीक। क्लास रहेगी। हिंदी में जो है आपको जीएस के भी डेली 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ठीक ठीक सर। ठीक सर, नमस्ते। नमस्ते।